दोस्तों, मीठे शरबत के बाजार में इन कड़वी सुर्खियों से जी उब गया हो तो ये शरबती मिठास से भरी ये दिलचस्प कहानी आपके लिए है। इस वीडियो में आपको शरबत की वो कहानी पता चलेगी जिसके बाद आप ये मान लेंगे कि आज जिहाद से जोड़ा जा रहा शरबत हमारी सनातनी परंपरा, हमारे वैदिक युग के रहन सहन से जुड़ा हुआ पेय है। शरबत शब्द भले ही फारसी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी खास धर्म का हो गया। हमारे सनातन के लोक रंग में शरबत की खास जगह रही है, लेकिन ये कहानी आपको कोई बाबा नहीं बताएगा, क्योंकि सबको अपना मुनाफा जेब में रखकर शरबत का नया बाजार बनाना है। बनाना कैसे है? उसी फॉर्मूले पर जिसमें चीनी, गुलाब और कुछ अज्ञात जड़ी बूटियों को मिलाकर, जैसे बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का शरबत, हल्दीराम का शरबत और हमदर्द कंपनी का शरबत, सबके लुक से लेकर फॉर्मूला तो वही है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इतिहास भी गवाह है। गुलाबी रंग का ये शरबत और इसका फॉर्मूला मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों से आया है। शरबत फारसी का शब्द है, इसका अर्थ है पीने लायक, लेकिन इस्लामिक देशों से शरबत के पूरी दुनिया में लोकप्रिय होने के बाद क्या ये मुस्लिम पेय हो गया? अगर शरबत के बारे में यही माना जाता तो ये दूसरे धर्मों के देशों में इतना लोकप्रिय कैसे होता? और फिर बताने वाले ये क्यों नहीं बता रहे कि अगर शरबत इस्लामिक देशों की देन है तो इस्लाम तो वजूद में ही आया 7वीं शताब्दी में। तो क्या इससे पहले शरबत जैसे पेय का कोई वजूद ही नहीं था? क्योंकि गर्मी तो इस्लाम के उदय से पहले भी पड़ती थी और गर्मी में शरीर की पानी की आपूर्ति के लिए मीठे पेय की जरूरत तो पहले भी होती होगी। तो तब किस फॉर्मूले से हमारे ऋषि मुनि वो पेय तैयार करते थे? इस सवाल का जवाब कोई व्यापारी बाबा नहीं देगा, क्योंकि उन्हें तो बाजार पर कब्जा जमाना है। शरबत का सनातनी फॉर्मूला इन्हें थोड़े ही अपनाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मुस्लिम देशों में शरबत से पहले हमारे वैदिक युग में शरबत की जगह कैसा पेय बनता था। प्राचीन भारत में शरबत को पनाका कहा जाता था। पनाका फलों के रस से तैयार किया जाता था। पनाका बनाने की विधि का जिक्र वैदिक ग्रंथों में है। अर्थवेद में शरबत का जिक्र मधुपराका के रूप में है। मधुपराका शहद मिले दही और घी से तैयार किया जाता था। गर्मियों में इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता था। मेहमानों, गर्भवती स्त्रियों, विद्यार्थियों को खास तौर पर दिया जाता था। विवाह के लिए आए दूल्हे का स्वागत मधुपराका से किया जाता था। दुल्हन जब वर के घर आती, उसका भी पहला पेय मधुपराका ही होता था। अब किसी बाबा या बिजनेसमैन को शरबत के रंग और मजहब से तकलीफ है तो जरा वैदिक रेसिपी से मधुपराका बनाकर और बाजार में बेचकर दिखाएं। अगर मिलावट न करने की कसम गीता पर हाथ रखकर खाएं तो ऐसे लोगों को पनाका भी बनाने की चुनौती दी जा सकती है। पनाका जो फलों के शुद्ध रस से तैयार किया जाता था, लेकिन नहीं, ये लोग सनातन के ऐसे उत्तम पेय पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजर तो शरबत के बाजार पर है। इस बाजार का खेल समझने के लिए शरबत का ये इतिहास आपको समझना चाहिए कि ये भारत में कैसे इतना लोकप्रिय हुआ। भारत में शरबत बनाने की कला मुगल काल में अपने चरम पर पहुंची। मुगल काल में शरबत बनाने के अलग अलग तरीके इजाद किए गए। ये तरीके शहंशाह के लिए खुशबूदार शरबत बनाने के लिए अपनाए गए। तब शाही दरबार में हकीम की भूमिका अहम होती थी। हकीम अलग अलग सामग्रियों से मीठा पेय बनाकर बादशाह की सेहत का ख्याल रखते थे। मुगल दस्तावेजों के मुताबिक गुलाब की शरबत का चलन महारानी नूरजहां ने शुरू किया था। गुलाबी शरबत और नूरजहां का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ यूं कि गर्मी की एक शाम बादशाह जहांगीर महारानी नूरजहां के साथ अपने गुलाबों के बाग में टहल रहे थे। पूरे बाग में गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। इससे नूरजहां को फारस में बने खुशबूदार शरबत की याद आई। फारस में युवा नूरजहां को गुलाबी पेय हर रोज फलूदा में मिलाकर दिया जाता था। इससे नूरजहां के मन में विचार आया कि क्यों ना इससे शरबत तैयार किया जाए।
भारत में शरबत बनाने की ये शुरुआत थी। इससे पहले गुलाबी शरबत चिकित्सा के रूप में मरीजों को दिया जाता था। आज ये तकरीबन हर घर का पेय है। इसे घर घर में पहुंचाने का श्रेय हमदर्द लेबोरेटरी को जाता है। आखिर ये हमदर्द कंपनी है क्या और ये कैसे बनी, इसका भी इतिहास जान लीजिए। साल था 1900 और दिल्ली के एक हकीम थे अब्दुल मजीद। वो दिल्ली की कासिम गली में हमदर्द नाम से दवाखाना चलाते थे। अब्दुल मजीद हर मरीज के लक्षण देखकर दवा तैयार किया करते थे। ऐसा ही एक नुस्खा उन्होंने गर्मी से बेहाल लोगों के लिए बनाया। गर्मी के लिए बनी उस चाशनी से लोगों को बहुत फायदा हुआ। जब वो चाशनी चल पड़ी तो हकीम ने शरबत के रूप में बेचना शुरू किया। शरबत को नाम दिया गया रूह अफ़ज़ा, यानी रूह को सुकून देने वाला। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा नाम का ये शरबत इतना लोकप्रिय हुआ कि पहले 10 साल में ही कासिम गली का छोटा सा दवाखाना एक फैक्ट्री के रूप में बदल गया। नाम दिया गया हमदर्द लेबोरेटरी। ब्रिटिश हुकूमत में यह पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो भारत के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। बाजार में तब भी ऐसे शरबत बहुतेरे थे, लेकिन रूह अफ़ज़ा जैसा स्वाद किसी का नहीं था, क्योंकि हकीम अब्दुल मजीद ने इसका नुस्खा बेहद गुप्त रखा। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो हकीम मजीद के 2 बेटों में बड़े बेटे तो भारत में रह गए, लेकिन छोटे बेटे कराची चले गए। उन्होंने कराची में 1948 में हमदर्द लेबोरेटरी शुरू की, जो पाकिस्तान में इस ब्रांड से रूह अफ़ज़ा और दूसरे चिकित्सा प्रोडक्ट बनाने लगी। ये कंपनी भी पाकिस्तान में समय के साथ न केवल बढ़ी, बल्कि इसकी एक कंपनी बांग्लादेश में भी बन गई। ये बांग्लादेश में भी खासी लोकप्रिय हुई। इस तरह भारत में बनी एक कंपनी 3 देशों में बट गई, लेकिन तीनों ही देशों में शरबत की ब्रांडिंग, इसका जायका और बिजनेस मॉडल एक ही है। रही बात इसके जायके की, तो ये बाकी के गुलाबी शरबतों से क्यों अलग है, ये रहस्य ही है, क्योंकि इसका नुस्खा आज तक कंपनी से बाहर नहीं आया। तो बताइए, अब आप शरबत ब्रांड देखकर पिएंगे या जायका देखकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।